हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। उसी के अंतर्गत जब हमने व्याकरण की बात की तो उसमें 4 चीजें आई: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। उसी के अंतर्गत जो हमारा वर्ण विचार है, इसी को हम वर्णमाला कहते हैं। अब इसमें वर्णमाला में हम वर्णों की बात करते हैं। तो सबसे पहले वर्णमाला है क्या, उस विषय को हम देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले वर्ण। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, ध्वनि भी कहते हैं, तो हम उसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण होता है स्वर और यहां पे होता है व्यंजन। स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं हिंदी में, लेकिन हम यहां पे 3 प्रकार के बताएंगे आपको: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहले आता है स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। आप देखने हमने देखा क्या, वर्ण में स्वर में 3: ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। व्यंजन में स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। इसके बाद हम इनके अंतर्गत उन सब चीजों को रखेंगे कि ह्रस्व में कौन से आते हैं, दीर्घ में कौन से आते हैं, प्लुत में कौन से आते हैं, स्पर्श में कौन से आते हैं वर्ण, और अंतस्थ में कौन से आते हैं, ऊष्म में कौन से आते हैं, संयुक्त में कौन से आते हैं, और इनकी संख्या कितनी कितनी है। ये बड़ा आसान रहता है कि हमें छोटा से आहा तक और का से लेके ज्ञा तक आता तो है, लेकिन जब हमारे बीच ये किसी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है तो उस विषय में हम लोग के मस्तिष्क में ये नहीं आता कि मैंने पढ़ा तो था लेकिन मुझे आया नहीं, और फिर हम लोग गेस, जिसको हम कहते हैं तुक्का मारना आरंभ कर देते हैं। तो ये है वर्ण, ये इसकी रूपरेखा है। फिर उसके अंतर्गत है ह्रस्व। ह्रस्व में आते हैं हम 4 चीजों को। उसमें है ह्रस्व के अंतर्गत आ, ई, उ और रे। दीर्घ में लेते हैं बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ। और प्लुत में हम रखते हैं ओम को। स्पर्श व्यंजन जो हमारा है वो का से मा तक। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या है 4: या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं: शा, शा, शा और हा। इसकी व्यंजन भी 4 है: छ, त्रण, ज्ञा और स्र। अब इसको हम विस्तृत रूप में चलते हैं, फिर वहां पे हम इसको देखते हैं। यहां पे हम वर्णमाला लिखेंगे और वर्णमाला के उस सारे प्रारूपों को लिखेंगे और अक्षरों को पुनः हम लिखते हैं और उनके बाद उनकी हम संख्या को बताते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे वर्ण 2 प्रकार का मैंने बताया था। तो यहां हम लिखेंगे वर्ण के नीचे लिखेंगे स्वर, यहां पे लिखेंगे भेद,
अब भेद में स्वर का है ह्रस्व, और यहां पे लिखेंगे वर्ण, और यहां पे लिखेंगे संख्या। हम इसको यहां पे वर्ण को गायब करते हैं, सिर्फ स्वर लिखते हैं। ह्रस्व, ह्रस्व के 4 वर्ण हैं, आ, ई, उ और री। इनकी संख्या हो गई टोटल 4। फिर स्वर में ही आते हैं दीर्घ। दीर्घ की संख्या हो गई आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या हो गई 7। आपके विचार में आता है कि यहां तो 13 होती है, तो उसके भी लिए है, इसको कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह। अयोगवाह में 2 होता है, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार जो केवल अन है, और विसर्ग जो केवल आहा है। ये इसके 2 रूप हैं, एक ये और एक ये। अब इनकी संख्या 1 और इनकी संख्या 1, अयोगवाह बराबर यहां पे 2, तो 7, 4, 11, 2, 13 ये वर्ण हो गए। उसके बाद आते हैं व्यंजन। व्यंजन में सबसे पहला आता है स्पर्श व्यंजन। इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है क वर्ग, फिर च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन वर्गों में 5-5 अक्षर हैं। क वर्ग में आप देखिए क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अण। और इसमें 2 द्विगुण व्यंजन आते हैं, जिसको हम ड़ा और हा, इसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अभी हम आगे इसका भी उल्लेख करेंगे। त, थ, द, ध और न, प, ह, ब, भ और म। ये इनकी संख्या 25 धन 2। 25 धन 2, 5 वर्ग के, एक वर्ग में 5 अक्षर, 5 वर्ग के 25, तो 25 धन 2 इसकी संख्या लिखी जाती है 25 धन 2। ये 2 द्विगुण। उसके बाद यहां पे स्पर्श व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में 4 अक्षर है, या, रा, ला और वा। अंतस्थ ऊष्म, ऊष्म में है शा,
सा हा और है संयुक्त। छ त्रंग ज्ञा सा। अब आप देखिए 25 धन 2, इसकी संख्या 4, इसकी संख्या 4, इसकी संख्या 4। अब आपके पास संख्या आ गई तो देखते हैं स्वरों में हम जाते हैं। जब हम वर्णमाला देखते हैं तो वर्णमाला में स्वर के साथ साथ जो हर्ष दीर्घ हैं इसको भी हम वर्णमाला में पाते हैं स्वरों में अन और हा, लेकिन ये स्वर नहीं है। फिर भी हम जब देखते हैं तो इसकी संख्या हो जाती है 13। 7 4 11 2 13, तो इसकी संख्या 13, यानी स्वर हम यहां पे लिख देंगे 13। 11 अयोग वाक को लिख देंगे 2, 13 और व्यंजन में लिख देंगे 25 2 27 4 31 4 35 4 39 39। इस तरह से मिला के हो जाता है। यहां पे वर्णमाला में संख्या जो आती है मानक हिंदी के अनुसार 52। मानक जो आज की वर्तमान की मानक संख्या है उनके अनुसार ये 52 संख्या निर्धारित की गई है। अब हम आपको बताएंगे कि संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ स्रा ये बनते कैसे हैं, किन व्यंजनों की सहायता से मिलते हैं। ये द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण, इसमें 2 गुण हैं। देखिए यहाँ पे हम ड ढ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ ड़ ढ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारी जीभ और देखिए कवर्ग कंठ से, चवर्ग तालु से, टवर्ग मूर्धन्य, तवर्ग दंत, पवर्ग ओष्ठ, ये इनके अक्षर है, उच्चारण स्थान है। अभी हम उच्चारण स्थानों का प्रयोग करेंगे। इसको हम लिखते हैं द्विगुण व्यंजन। ये 2 हैं द्विगुण व्यंजन। इसके बाद हम चलते हैं संयुक्त अक्षर को बताते हैं, फिर सघोष अघोष बताएंगे, अल्पप्राण महाप्राण बताते हैं। अब हम लिखते हैं वर्णों को छठ त्रंग ज्ञा और स्रा। ये संयुक्त व्यंजन है, लेकिन बने किन व्यंजनों से हैं? 2 व्यंजनों के योग से बने। वो 2 व्यंजन हो कौन कौन से? तो इसमें आता है क, हलन, धन, श। अगर इसमें भी स्वर है, कौन सा है? छोटा आ। अगर हम इसको भी हलंत लगा देंगे, हलंत में लगने से व्यंजन का उच्चारण अर्ध स्वर अर्ध व्यंजन हो जाता है। जैसे हम दिल्ली लिखते हैं तो आधा लाल जो होता है, तो यहाँ पे ये आधा क है। हलंत लगने से वो मात्रा का उच्चारण उसमें स्वर निकल जाता है, इसलिए उसको हम लोग व्यंजन में आधा बोलते हैं प्रायः। तो आधा क्यों है? ये आधा तो है नहीं, तो हम लिखते ऐसे हैं आधा। आधा को हम ऐसे लिख देते हैं क, लेकिन बोलते क्या? क आ तो रहता नहीं, लेकिन हम जब बोलते हैं का तो देखिए निकल रहा है आ। तो इसलिए यहाँ पे हलंत लगते ही वह वर्ण अर्ध वर्ण हो जाता है, अर्ध व्यंजन कहलाता है, आधा व्यंजन कहलाता है। तो का और खा के संयोग से बनता है छ, ता और रा के संयोग से बनता है त्रा, जा और इया के योग से बनता है ज्ञा, और शा और रा के योग से बनता है स्रा। अब आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि अगर ये संयुक्त व्यंजन है तो आप देखते होंगे द्या, दा और या। दा धन या द्या, ये भी तो संयुक्त हो सकता है क्योंकि 2 ही व्यंजन हैं। फिर उसके बाद आता है प्रा, पा धन रा, प्रा, क्या ये नहीं है? फिर आता है द्वा, दा धन वा, द्वारा लिखते नहीं है। उसके बाद ध, दा धन धा, सिद्धार्थ, धा लिखते हैं। अगर ये इन चारों को हम संयुक्त कहते हैं तो क्या ये संयुक्त नहीं है? हैं संयुक्त, लेकिन ये इन्हें मात्र एक संयोग कहा जाता है कि संयोग, ये संयोग में आ गए।
इनको हम संयुक्त में नहीं गिनते, इनको संयोग में गिनते हैं, संयोग हैं। हो गया। अब संयोग कैसा है कि हम रास्ते में जा रहे थे, संयोग से हमारे कोई रिश्तेदार मिल गए, तो ये वही संयुक्त व्यंजनों के छोटे बड़े भाई मिलके हैं ये। हाँ, हमने कभी उनसे मिले थे, लेकिन प्रायः वर्णमाला में जो हम देखते हैं ये संयुक्त व्यंजन यही कहलाते हैं, छ त्रंग ज्ञ स्रा, और ये मात्र संयुक्त हैं, ध प्र द्व और ध्व, सिद्धा धा द ध धा। तो अब हम चलते हैं वर्ण के और बोलने के स्थान पे, सघोष, अघोष और सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। तो हम देखते हैं सघोष क्या है और अघोष क्या है। तो आपने देखा अघोष हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण यानी अक्षर, पहला दूसरा वर्ग। अभी हमने जब व्यंजनों को, स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा था, तो क वर्ग में पहला अक्षर क, दूसरा ख, तथा उसके साथ स, श, ये 3 वर्ण आते। फिर सघोष, ये स्वर तंत्रिका जो हमारी होती है, आवाज निकलती है उसके, और ये मुंह से जो वायु निकलती है। तो अल्पप्राण महाप्राण मुंह से वायु के जरिए और ये स्वर तंत्रिका के जरिए। तो सघोष हर वर्ण का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण, और उसके साथ या, रा, ला, व, ह, ड़ा, ढ़ा। और अल्पप्राण में हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण या, रा, ला, व। और महाप्राण हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा स, श, ह, ये आते। उसके बाद हम आपको अभी अर्ध स्वर, लुंठित स्वर, उच्छिप्त बताते हैं। अर्ध स्वर या और वा, लुंठित केवल रा है। पार्श्विक ला है और उच्छिप्त जो अभी हमने बताया आपको द्विगुण, द्विगुण या उच्छिप्त रा और हा, रा और हा। आपने आज क्या पढ़ा? अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, अर्धस्वर या और वा, लुंठित रा, पार्श्विक ला और द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन रा और हा। अब आप सोचें कि अर्धस्वर इनको क्यों कहा गया, चूंकि ये तो व्यंजन में आते हैं। तो इनमें अगर हम या में छोटी ई की मात्रा लगाते ई, तो छोटी ई की आवाज आएगी, बड़ी ई लगाने तो ई, बड़ी ई की आएगी, और वहां में छोटा ऊ की मात्रा लगा ऊ, या ओ की मात्रा लगा ओ, पढ़ेंगे तो वही, इसलिए इनको अर्धस्वरों में रखा गया है। लुंठित वर्ण इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि इसके आगे चल के रा का कई वर्णों में हम प्रयोग करते हैं, जिसमें हम रेफ, अगर आपने पढ़ा होगा तो रेफ में आता है रापदेन और रेफ और रापदेन दो आते हैं। तो रेफ में जिसको कहते हैं ये उड़ंतु रा है, उड़ंतु माने उड़ता हुआ, क्या वो उड़ता हुआ लग जाता है क्या? या कहते हैं चुनाई वाला रा, तो वो ना तो चुनाई है ना तो उड़ंतु है, उसको हम कहते हैं रेफ की मात्रा। जैसे हम लिखते हैं गर्म, ये गर्म, तो इसको हम रेफ कहते हैं। रापदेन, पद माने पैर, पैरों में ये रा पैर में मात्रा लगता है, जो ये प्रा में मैंने अभी आपको बताया, ये पा रा मिल के प्रा, तो ये रापदेन होता है, जिसको हम कहते हैं ग्राम। ये इसीलिए इसे लुंठित कहा गया है। फिर अब हम चलते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान और कौन कौन से उनके वर्ण हैं को बताते हैं। अब हम चलते हैं उच्चारण स्थान में, कौन कौन से वर्ण किस उच्चारण स्थान में आता है।
तो देखिए ये मनुष्य का मुख है, इस मुख में सबसे ऊपर आता है नासिका। तो नासिका से निकलने वाले कौन से वर्ण हैं? फिर उसके बाद आता है मुंह। मुंह के अंदर सबसे पहले चलते हैं तो यहां से शुरू करते हैं कंठ, फिर उसके ऊपर आते हैं तो मूर्धन, फिर उसके ऊपर आते हैं तालव्य, उसके ऊपर दंत, फिर ओष्ठ, फिर दांत और ओष्ठ दंतोष्ठ, और उसके बाद वर्ष। वर्ष माने होता है मसूड़ा, तो जो हमारी जीवा और मसूड़े को टच करती है उन उच्चारण स्थानों का हम प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग लिखते हैं सबसे पहले नासिका। तो आपने उच्चारण स्थान में देखा नासिका, अन, अंगा, या, र, न, म। कंठ में देखा आ, आ, क, ख, ग, घ, अंगा। अब आपने देखा कि अंगा यहां पर भी है और नासिका में भी है। तो देखिए जो हमारा कवर्ग है वो पूरा कंठ से निकलता है, तो इसलिए अंगा यहाँ पे आ गया और उसके साथ ऊष्म व्यंजन में हा आ गया। मूर्धा, ऋषि, ट, ठ, ड, ढ, ण और श हो गया। तो ये जो हमारे 5, इनको हम पंचमाक्षर भी कहते हैं क्योंकि ये अंत में आते हैं और इनका उच्चारण नासिका से निकलता है। तो ये यहाँ ये अलग है और वो कंठ से निकलने वाले ये अलग है, क्योंकि हम इनका उच्चारण कंठ से करते हैं लेकिन हवा नाक से भी निकलती है, नाक का भी हम सहारा लेते हैं। तालव्य में ई, च, छ, ज, झ, इया, या और श आता है। दंत में ता, था, दा, धा, ना, सा आता है। ओष्ठ में उ, प, फ, व, भ, म आता है। कंठ और तालु, कंठ तालु कहते ए, कंठ धन ओष्ठ कंठोष्ठ कहा जाता है। तो ओ इसी में कंठ धन ओष्ठ लिख दिया, कंठोष्ठ। ओ आ, ऑफिस वाला आ आता है। दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ मिला के वा आता है। दंत मूल मसूड़ा, इसको वर्ष भी कहते हैं, तो इसीलिए रा और ला आता है। ये रहे वर्ण उच्चारण स्थान। गाइस आज आपने हमारे इस वर्ण विचार के वीडियो में आपने वर्ण पढ़ा, वर्ण में स्वर व्यंजन पढ़ा, फिर स्वर के भेद पढ़े, व्यंजन के भेद पढ़े, फिर उनकी संख्या पढ़ी, उनके उच्चारण स्थान पढ़े, स्वर तंत्रिकाओं से अघोष और सघोष पढ़ा, और उसके बाद जो है वायु के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण को पढ़ा, उच्चारण के स्थान पे इन मच्छरों को पढ़ा। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको शेयर जरूर करें ताकि अन्य और अधिक लोगों को जानकारी मिल सके ज्यादा से ज्यादा। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं शब्द विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।